नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपना सलाम है भारत के लोकतंत्र और भारत की जनता जनार्दन को। हाँ, हम सबके लिए गौरव की बात है जो जनता अब अपने बीच से अपना जैसा लीडर चाह रही है। वह सत्ता के पुराने पापियों को नहीं चाहती। उसे थानेदार व अहंकारी नहीं चाहिए। उसे सिस्टम से लड़ने वाला चाहिए। उसे छोटा सुख, छोटी बात और छोटे लोग चाहिए। इसी सोच में मई 2014 में भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना था। वे दिल्ली की सत्ता तंत्र के पुराने पापियों से बाहर के आउटसाइडर थे। अच्छे दिन की सामान्य बात और चाय वाले की छोटी छोटी बातों से वे जनता में हिट हुए। उनकी जीत पर पूरा देश झूमा। आज फिर जनता ने वैसी ही पसंद जतलाई है। दिल्ली में आप पार्टी की सुनामी अरविंद केजरीवाल के चेहरे की जीत है। यह मफलर की जीत है। भ्रष्टाचार से लड़ने वाले एक सड़क छाप आंदोलनकारी की जीत है। जनता ने माना कि यदि केजरीवाल जीते तो वह जनता के मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करेंगे। सिस्टम का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता का सीएम होगा। इस बात को अमीर, गरीब, छोटे बड़े सब लोगों ने माना। भाजपा इसलिए साफ हुई क्योंकि जनता की धड़कन में नरेंद्र मोदी अपने अंदाजों से बाहर हुए। जनता ने माना कि नरेंद्र मोदी 9 महीने में बड़े आदमी बन गए हैं। वे आम आदमी को छोड़कर ओबामा के साथ चाय पीने लगे हैं। 10 लाख रुपए का सूट पहनने लगे हैं। सत्ता के ठाठ, विदेशी यात्राएं और अरबपतियों के साथ खींचे फोटो दिखलाई देने लगे हैं। वे जनता के नहीं रहे। रही सही कसर थानेदार चेहरे वाली किरण बेदी से पूरी हुई। सचमुच दिल्ली का सर्वजन फैसला भारत की राजनीति के बदलने का एक नया ऐतिहासिक मोड़ है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि पार्टी का हर नेता हार की जिम्मेदारी ले रहा है। मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी उनकी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, प्रभारी प्रभात झा और यहां तक कि मुख्यमंत्री पद के पिछले दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हुए हैं। असल में नरेंद्र मोदी या अमित शाह पर कोई आंच न आए, इसीलिए नेता आगे बढ़कर अपने को शहीद कर रहे हैं। लेकिन असल में सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किरण बेदी को हर्षवर्धन से शिकायत है कि उन्होंने मेहनत नहीं की और वैश्य वोटों को भाजपा के साथ लाने के लिए काम नहीं किया। सतीश उपाध्याय और प्रभात झा से शिकायत है कि उन्होंने पूर्वांचली वोटों को पटाने की मेहनत नहीं की और मनोज तिवारी का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। उनके करीबी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किरण बेदी को हरवाने की साजिश पार्टी के भीतर रची गई थी, जबकि उपाध्याय, झा और तिवारी का कहना है कि चुनाव से ऐन पहले उनकी अनदेखी हुई और दिल्ली किरण बेदी के हवाले की गई, इसीलिए वो क्या कर सकते थे। पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि अरुण जेटली भी जिम्मेदारी लें। आखिर पार्टी ने सारे रणनीतिक फैसले उनके हिसाब से लिए। चुनाव की टाइमिंग से लेकर किरण बेदी को दावेदार बनाने और आपके खिलाफ हमला बोलने की सारी रणनीति उनकी थी। बताया जा रहा है कि जेटली और अमित शाह को लेकर पार्टी में सवाल उठेंगे और लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी दोनों इसकी अगुवाई कर सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है। उसे कोई भी सीट नहीं मिली है और वोट भी 9% के करीब ही मिले हैं। दिल्ली चुनाव के ये नतीजे मोटे तौर पर 1998 के चुनाव का दोहराव है। दिल्ली में भाजपा के 5 साल के राज के बाद भारी बहुमत से कांग्रेस आई थी। कांग्रेस को 58 सीटें मिली थी। तब 5 साल राज चलाने वाली भाजपा सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार उसे महज 3 सीटें मिली हैं। सो माना जा रहा है कि दिल्ली में अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी आ गई है, यानी भाजपा अपनी जगह पर बनी रहेगी, क्योंकि भले उसे सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, लेकिन वोट 34% मिले हैं। सो भाजपा रहेगी और कांग्रेस खत्म होगी। उसके विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आएगी। कांग्रेस में इस ट्रेंड को लेकर बेचैनी है। पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि अगर आप दिल्ली में उसका विकल्प बनी है तो हैरानी नहीं होगी कि आने वाले चुनावों में दूसरे राज्यों में भी वो विकल्प बने। खास तौर पर दिल्ली से सटे और दिल्ली की तरह की संरचना वाले राज्य पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस को आपका खतरा सताने लगा है।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जीत ने देश भर में भाजपा के खिलाफ एक नए गठबंधन की उम्मीद पैदा कर दी है। रुझानों में ही केजरीवाल की जीत की संभावना देखकर भाजपा विरोधी पार्टियों ने केजरीवाल को बधाई देने और उनकी जीत का जश्न मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। केजरीवाल की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आशीष खेतान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा दोहराते हुए कहा कि जो दिल्ली के दिल में है वही देश के दिल में है। इस तरह आपने भी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। इन दिनों भाजपा से सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी ने ट्वीट करके केजरीवाल को बधाई दी। उन्होंने चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान भी किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केजरीवाल को समर्थन दिया था और उन्होंने भी जीत के तुरंत बाद उनको बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल को जीत की बधाई दी है। माना जा रहा है कि ये तीनों नेता केजरीवाल के साथ गठबंधन की संभावना देख रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार चुनाव से पहले लालू प्रसाद को छोड़ते हैं और अकेले अपनी छवि पर चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनको केजरीवाल का समर्थन मिल सकता है। इसी तरह अगर ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ नहीं लेती हैं और अकेले लड़ती हैं तो केजरीवाल उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। 70 सदस्यों की दिल्ली विधानसभा में आपको 67 सीटें मिली हैं। पिछली बार 32 सीटें जीतने वाली बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा है। दिल्ली में 15 साल राज करने वाली कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी कृष्णानगर सीट से चुनाव हार गई हैं, जबकि कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अजय माकन सदर बाजार सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी और कांग्रेस के लगभग सारे दिग्गज चुनाव हार गए। भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। आपको 53% वोट मिले हैं। 34% वोट के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है और कांग्रेस को करीब 9% वोट मिले हैं। पिछली बार की ही तरह अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में भारी जीत हासिल करने के बाद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को उनके अहंकार का जवाब दिया है। उन्होंने अपने घर के बाहर जमा लोगों से कहा कि दोनों पार्टियां अपने अहंकार के कारण हारी हैं। उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें बिल्कुल अहंकार नहीं करना है और पूरे मनोयोग से दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। केजरीवाल ने कहा कि यह उनकी नहीं, दिल्ली के आम लोगों की जीत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना और दिल्ली के लोगों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। केजरीवाल की पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं ने भी कहा है कि ये दिल्ली की जनता की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को फोन करके उनको जीत की बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली के विकास के लिए उनके काम में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने दिल्ली में जबरदस्त जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल को अपने साथ चाय पीने के लिए भी आमंत्रित किया है। केजरीवाल 1-2 दिन में प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। बाद में मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने केजरीवाल से बातचीत की है, उनको जीत की बधाई दी है और सहयोग का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को जीत की बधाई दी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस के चुनाव अभियान प्रचार समिति के प्रमुख अजय माकन दोनों ने अपने अपने पदों से इस्तीफे की पेशकश की है। दोनों नेताओं ने अपने इस्तीफे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिए हैं। दिल्ली में सफाई के बाद अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी हार कबूल करती है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं और पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई है, इसलिए वो पार्टी के महासचिव और प्रचार प्रमुख के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लवली ने बिहार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने का ऐलान किया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बुरी तरह हारने की जिम्मेदारी पार्टी के 3 नेताओं ने ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, प्रदेश के प्रभारी प्रभात झा और मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी ने अलग अलग कहा है कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं। सतीश उपाध्याय ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भी नतीजों के बाद मीडिया
मीडिया से बातचीत की और इस बात को खारिज किया कि दिल्ली के चुनाव नतीजे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर जनादेश हैं। बीजेपी नेताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बचाव करते हुए कहा है कि देश के लोगों का बीजेपी में भरोसा है और तभी वो लगातार हर राज्य में बीजेपी को जीत दिलाते रहे हैं। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले अन्ना हजारे ने कहा है कि दिल्ली की हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। उन्होंने कहा कि मोदी ने लोगों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में वो पीछे रह गए और इसलिए लोगों ने उनकी पार्टी को सबक सिखाया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी और साथ ही ये नसीहत भी दे डाली कि उनको जनता के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार केजरीवाल ने कुछ गलतियां की थी जो इस बार नहीं दोहरानी चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत की जनता होशियार हो गई है। वह लीडरशिप को बार बार बदलेगी। वह जात पात, हाई फाई प्रचार, खर्च और बड़े वायदों के जासे में नहीं बहकेगी। उसे ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व प्रशासन चाहिए जो उसके सुख दुख को समझता हुआ उस जैसा बना रहे और सिस्टम में रहते हुए भी सिस्टम पर चाबुक चलाए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक जनादेश दिया। दिल्ली की जनता ने महाताकतवर राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को धूल चटा दी। दिए और तूफान की लड़ाई में जनता ने टिमटिमाते दिए का साथ दिया क्योंकि उन्हें इसमें उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। मफलर लपेटे और खांसते हुए अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ भाजपा और एक तरह से पूरी भारत सरकार को अकेले हरा दिया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि दिल्ली में एक तरफ अकेले अरविंद केजरीवाल थे तो दूसरी तरफ पूरी भारत सरकार की ताकत लगी थी। 125 सांसद और 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। दुनिया की सबसे संगठित ताकत कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगे हुए थे। हाल के दिनों में सबसे सफल रणनीतिकार के तौर पर उभरे अमित शाह की अकल्पनीय तैयारी थी। फिर भी भाजपा सिर्फ 3 सीटों के अंदर सिमट गई। ये जनता के मूड में आए बदलाव का संकेत है जिसे भाजपा के नेता समझ नहीं पाए थे। हैरानी की बात है कि भाजपा लोकसभा का चुनाव का सबक सिर्फ 8 महीने में भूल गई। 8 महीने पहले इसी तरह नरेंद्र मोदी गुजरात से आए थे जिनका कांग्रेस के नेता मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के कैम्ब्रिज से पढ़कर आए मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय की दुकान खुलवा देने की बात कही थी। कांग्रेस नेताओं और यूपीए सरकार के मंत्रियों के अहंकार में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई। देश के लोगों ने 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। असल में लोगों ने मोदी में आम आदमी का दुख दर्द समझने वाला मसीहा देखा। उनकी ये बात लोगों को अच्छी लगी थी कि वो खुद गरीबी में रहे हैं तो गरीबी को जानते हैं। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन दिल्ली में वो लोगों को ये मैसेज नहीं दे पाए। उनके मुकाबले अरविंद केजरीवाल की अपील लोगों को ज्यादा पसंद आई। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मोदी की अपील खत्म हो गई है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि मोदी की अपील के मुकाबले केजरीवाल अपने को बेहतर तरीके से पेश कर पाए। दिल्ली के चुनाव नतीजों से कुछ बातें काफी साफ होकर निकली हैं। पहली बात यह है कि जनता अब लंबे समय तक किसी एक खूंटे से बंद कर रहने के लिए तैयार नहीं है। 8 महीने पहले भले उसने दिल्ली में भाजपा को 7 सीटों पर जिताया हो और उसे विधानसभा की 60 सीटों पर बढ़त दिलाई हो, लेकिन 8 महीने बाद उसने 60 से ज्यादा सीटें आपको दे दी क्योंकि भाजपा ने उसके सामने जो विकल्प दिया उससे बेहतर विकल्प केजरीवाल लगे। दूसरा निष्कर्ष ये है कि साधन कम होने के बावजूद महाशक्तिशाली ताकतों का हर स्तर पर मुकाबला किया जा सकता है। केजरीवाल ने कम साधनों में और जनता से पैसे जुटाकर प्रचार से लेकर मीडिया प्रबंधन और बूथ स्तर के प्रबंधन तक में भाजपा को जवाब दिया। तीसरा, जनता जिसे पसंद कर रही है उसे पूर्ण बहुमत दे रही है ताकि बाद में उसकी जवाबदेही तय की जा सके। चौथा निष्कर्ष ये है कि नेतृत्व थोपने की कोशिश कारगर नहीं होगी। जो सहज उभरेगा और जनता को अपनी तरह का लगेगा उसे जनता पसंद करेगी। पांचवा निष्कर्ष ये है कि सिर्फ रणनीति और प्रबंधन कोई चीज नहीं होती है, जनता का मूड सबसे जरूरी होता है। छठा और सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि मोदी व भाजपा चूक गए लेकिन जनता नहीं चुकी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दिल्ली के चुनाव नतीजों के मायनों पर चर्चा करेंगे।
अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के चेहरों को जरा याद करें। प्रचार के दौरान इन्होंने भरपूर विनम्रता दिखाई, अपने को बेचारा, गरीब और जनता के बीच जनता के अंदाज में काम करने वाला बताया। भाजपा ने आरोप लगाए तो गाली या जवाबी आरोप नहीं लगाए। दूसरी तरफ भाजपा की आक्रामक अहंकारी अप्रोच थी, इसलिए आज के नतीजे कई राजनीतिक सबक लिए हुए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, दिल्ली के आज के जनादेश का, अरविंद केजरीवाल के लिए आई सुनामी का आप सच गहरा सियासी मायना क्या मानते हैं? मतलब क्या सचमुच में बहुत गहरी बातें इसमें से क्या निकलती है? इसमें सबसे पहली बात तो ये कि ये चुनाव किन्हीं सिद्धांतों, नीतियों, मुद्दों को लेकर नहीं हुआ है। ये चुनाव व्यक्तित्वों की लड़ाई हुई है और इसमें अद्भुत जो परिणाम आया है वो मैं समझता हूँ बीजेपी वाले परेशान हो रहे हैं। उनको खुश होना चाहिए कि एक ईश्वरीय कृपा उन पर हुई है कि जो कुंभकर्ण की नींद वो 9 महीने से सो गए थे, अब उनको जागने का मौका मिला है। जी। पहली बार ये सिद्ध हुआ है कि नेतृत्व को अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, 2-3 आदमी मिलके इतनी बड़ी पार्टी को चलाएंगे तो यही परिणाम होना है। जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 9 महीने में जो बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही थी, जो कार्यकर्ताओं को बिल्कुल कचरे की तरह समझा जा रहा था, अब यदि उनकी महत्ता बढ़ गई तो ये अगले 4 साल तक बीजेपी के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अन्यथा अब ये मान लीजिए कि ये लड़ाई किरण बेदी और केजरीवाल की नहीं थी, ये वास्तव में लड़ाई नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की थी। बनारस में हार को केजरीवाल ने दिल्ली में जीत में बदल दिया। वहाँ पिट गए, यहाँ पीट दिया और इसका संदेश बड़ा व्यापक जाएगा पूरे देश में। ये मोदी का अनडूइंग है। ये मोदी के फिसलने की आज से शुरुआत हो गई। नहीं तो इसका मतलब कुछ जैसे अंग्रेजी टीकाकारों ने कहा है कि ये जो वीपी सिंह ने इलाहाबाद के अंदर लोकसभा चुनाव बाई इलेक्शन जीता था, उसके बाद जो राजनीति बदली, या 1987 के अंदर देवीलाल ने हरियाणा में कांग्रेस को हराया तो उसके बाद देश की राजनीति बदली, उस तरह का टर्निंग पॉइंट आप मानते हैं इसको? अगर अरविंद केजरीवाल में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह हवा नहीं भराई और वो जमीन पर चलते रहे, और ये जो तीसरा मोर्चा अभी बन रहा है और बनते बनते बिगड़ रहा है, उसको एक सक्षम नेतृत्व ये पार्टी दे सकती है। लेकिन इनको अभी ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनावी राजनीति, ये दिल्ली तक सीमित रखना चाहिए। अगले 5 साल तक सारे प्रदेशों में संगठन बनाए, जन आंदोलन करे, जन जागरण करे और उसके बाद चुनाव लड़े, तो इसको 400 सीटें लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये लोग बढ़िया काम करें तो देश के अन्य मुख्यमंत्रियों के लिए ये एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकते हैं। एक मॉडल के तौर पर सारे देश में इनकी ख्याति फैल सकती है। ये जरूरी है। नहीं, लेकिन आपने जो एक बात कही है कि ये अनुकरणीय बन सकते हैं, लेकिन अनुकरणीय ये क्या आंदोलन के अंदाज, मतलब क्या ये एक नई राजनीतिक संस्कृति या एक नई कार्य संस्कृति? क्योंकि देखिए बीजेपी ने और उनके जो बड़े नेता अरुण जेटली ने ये कहा था कि जनता सड़क पर राजनीति करने वालों को पसंद नहीं करती, आंदोलन, उन्हें एक अच्छा समर्थ सचिवालय में काम करने वाला चाहिए। तो आपके अनुसार ये एक नई वर्ग संस्कृति की जरूरत है और वो उसके प्रतीक अरविंद केजरीवाल को जनता मानती है? देखिए, अरुण जेटली जिस तरह के नेता हैं उनसे हम इसी बात की उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कहेंगे, लेकिन संसद से भी बड़ी होती है सड़क की राजनीति। संसद में मुख्य प्रतिपक्ष चाहे कांग्रेस का रहे, सड़क पर चाहे तो आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे भारत में प्रतिपक्ष बन सकती है। और दूसरी बात यह है कि नहीं, लेकिन इसमें एक आपने ये जो कहा पहले, उसके साथ आपने ये कहा था कि ये
चेहरों की लड़ाई है, व्यक्तित्व की लड़ाई है, इश्यू, विचारधारा, मुद्दे ये नहीं है। लेकिन ये जो सड़क की राजनीति या जो मुद्दे, ये अपने आप में, या चेहरा भी एक तरह से देखा जाए तो मुद्दों का और उसका एक प्रतीक बना हुआ है। चेहरे और मुद्दे दोनों को मिला के, दोनों पर्याय हो गए एक दूसरे, दोनों को एक दूसरे से मिला के, वो एक तरह से नरेंद्र मोदी भी है, वो भी एक विचारधारा और उसके पूरे प्रतीक है। लेकिन 8-9 महीने में एक मोहभंग की स्थिति देश को प्राप्त हो गई। जितनी जल्दी आप ऊपर चढ़े हैं उतनी जल्दी नीचे फिसलने लगे हैं। अब आपने नहीं, इसके पीछे क्या आपका मानना, कोई जनता का मनोविज्ञान किस तरह का काम करता रहा कि 9 महीने में ये स्थिति की एक जो बिल्कुल नीचे अर्श पे था वो फर्श पे, और जो फर्श पे था वो अर्श पे, ये कैसे क्या है? देखिए, ये बहुत साधारण बात हुई है। पहले मोदी खुद मैदान में आए, जब उनको ये भरमाया गया कि आप प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता, ओबामा को तू करके बात कर रहे हैं, वो केजरीवाल से लड़ेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। जीत जाए तो भी अच्छी बात नहीं है, हार जाए तो भी अच्छी बात नहीं है, तो किसी उसी के बराबर के आदमी को ले आइए। तो आदमी तो कोई मिला नहीं, औरत मिली, किरण बेदी नाम की। किरण बेदी जिस अरविंद वाल की तीसरी चौथी लाइन में आती थी, उसको उससे बढ़ा दिया, और खुद वो कभी नेता रही नहीं, कभी जनसेवा का काम किया नहीं, एक अफसर की तरह। ये एक तरह से रणनीतिक गड़बड़ी थी। लेकिन उसके कारण जनता में इतनी सुनामी, ऐसा क्या नीचे ऐसी खदबदाहट हुई जिसके कारण इतनी बड़ी सुनामी? ये तो एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक बहुत अच्छी थी मोटे तौर पर, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति जो एक अमित विश्वास था, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के प्रति जो विश्वास था वो स्खलित हो गया। तो इसका मतलब है कि विश्वास के संकट के चलते ये हुआ, या ये कि उस पे अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि वो जनता की राजनीति कर रहा था, जनता के जुमलों में बात कर रहा था, उस पे ज्यादा विश्वास था? मुझे नहीं लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल के कोई नारों से या व्यक्तित्व से और चीजों से कोई प्रभावित हुए हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने 2 अद्भुत बातें कही। एक तो अपनी गलतियों की माफी मांगी, विनम्रता दिखाई, और दूसरी बात गरिमा का प्रदर्शन दिया। मोदी ने, बेदी ने, किसने क्या नहीं कहा इन लोगों के बारे में, और उन लोगों ने संयम रखा, मर्यादा दिखाई, जनता ने उसका सम्मान किया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब भाजपा को एक जागने का मौका मिला है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही थी, अब इसमें कार्यकर्ताओं का भी महत्व बढ़ेगा, जो मतलब सब एम्पावर होने का एक अवसर बनता सबका। ये एक अपने आप में अच्छी बात भी हो सकती है अगर इसको कायदे से लिया जाए। जागृति फैल जाए भाजपा में तो 5 साल बहुत बढ़िया शासन चल सकता है। वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।